अनकॉन्शियसली डिफेंड कर रही थी. लेकिन जी, जहाँ तक आपने पूछा कि कोई फॉर्मल स्टडीज़ मदरसे वगैरह में, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है नूरिया जी, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ग्रोइंग अप एज अ मुस्लिम वुमन? In terms of challenges, क्योंकि मैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया में रह रही थी, तो challenges वही हैं जो सोसाइटी आप पे डालते हैं, जैसे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बाया के बगैर, और आपका सर भी ढका हुआ होना चाहिए जब आप बाहर फिर रहे हैं. आप लड़कों से नहीं मिल सकते, और आप ग्रुप में कभी चिल नहीं कर सकते. तो ये जो आम सोसाइटी की जो चीज़ें हैं सऊदी अरेबिया में, वो चीज़ें एक्चुअली मैंने फेस की, क्योंकि वो माहौल ही इस तरह है. लेकिन मेरी जो एक्चुअली फैमिली थी, उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ज़बरदस्ती ये करो, या आप कवर अप करो, या हिजाब पहनो. बस छोटी चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं खेलती थी उस वक़्त बहुत. सो मैं फ़ुटबॉल खेलती थी, और मेरा एक्चुअली पैशन था. लेकिन मुझे याद है कि जो कंज़र्वेटिव फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि आप कैसे कभी कोई फीमेल फुटबॉलर बनोगी, आपको शॉर्ट्स की इजाज़त नहीं है. एंड उस वक़्त मुझे लगता था कि ये मेरा पूरा पैशन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनना मना है. तो ये चीज़ें मुझे अजीब लगी, लेकिन ये छोटे-छोटे मतलब मसले थे फैमिली के अंदर. एंड सोसाइटी में वो जो सऊदी अरेबिया के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो ज़्यादा मैंने महसूस किए हैं. वहाँ पे इस्लामिक पुलिस भी होती है मुतव्वा के नाम से, तो वो ये सारी बातें एनफोर्स करते थे. तो जब आप 11-12 साल के हैं फिर भी ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअली टीनेज वो सालों से गुजर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये जो सारे जो इस्लामी कानून हैं, ये ज़्यादा सख्त होते जाते हैं. और छोटी चीज़ें फ़र्ज़ करें, लाइक मॉल में फिरना या खाने पे जाना, ये चीज़ें मतलब आपको बहुत देखनी पड़ती हैं कि क्या इससे कोई इज़्ज़त का वो होगा, या मुतव्वा कुछ कहेंगे मुझे, या मैं सही से कवर्ड हूँ. और वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा रिलाई करना पड़ता है टैक्सियों पे, और वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है औरतों के लिए वहाँ पे किसी गैर की टैक्सी में बैठना. तो जहाँ मैं रहती थी वो कॉम्पाउंड था, सिर्फ़ उनकी गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते थे, no matter where you wanted to go. So मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया की वजह से और ज़्यादा मुझे लगे. अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया. तो ये जो मुतव्वा लोग हैं, इनके बारे में तो मैंने सुना है कि नमाज का वक्त होता है तो वो लोग इट्स लाइक वो जो एक दीनी पुलिस हम जिसको कह सकते हैं, उस तरीके से वो लोग वहाँ काम करते हैं. तो क्या हिजाब ना पहनने पर कुछ फाइन वाइन वहाँ लगता था, या सिर्फ आपको यानी टोक दिया जाता था? किस तरह का माहौल था उधर? तो पहले वो टोकते हैं ज़रूर, एंड अगर आप नहीं मानते उस वक़्त, तो ऑब्वियसली, या अगर आप थोड़ा-सा रिज़र्वेशंस दिखा रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरी जो अम्मी थी वो किसी शॉपिंग मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में थी, 2 दोस्तों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, ना वो साउथ एशिया से हैं, मतलब बिल्कुल लाइक खट्टर गोरे. और मुतव्वा आ गई, और मुतव्वा ने उनसे कहा कि आप लोग पर्दा करें, मतलब सर को भी ढाँकें. और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, ये हमारी बिलीफ नहीं है. और मुतव्वा ने कहा नहीं, अभी इसी वक़्त हमारे सामने पर्दा करें, वरना हम आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएँगे. सो मेरी अम्मी ने वैसे भी किया हुआ था, क्योंकि मुसलमान पे ज़्यादा सख्ती करते हैं, लेकिन फ़ॉरेनर्स को भी वही कानून, वही असूल आप वो फ़ॉरेनर्स पे भी डालते हैं. और जी, लाइक जैसे आपने कहा, फाइन्स, जेल, कुछ भी हो सकता है. तो वो जो उनकी जो अथॉरिटी है ना, वो मतलब उलेमा है सऊदी अरेबिया में, फिर मुतव्वा है, फिर आम पुलिस है. तो मुतव्वा को ज़्यादा एक्चुअली प्रेफ़रेंस दिया जाता है आम पुलिस से. तो मुतव्वा से लोग ज़्यादा डरते हैं, मुतव्वा का ज़्यादा खौफ रहता है. जी जी, शुक्रिया इंफॉर्मेशन देने के लिए. इससे पहले मैं नूरिया जी से नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो आपको करना है
वो नूरिया जी का जो चैनल है होली ह्यूमैनिस्ट, और उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपडेट भी दे दे कि एज ऑफ नाउ सब्सक्राइबर वहाँ कितने दिखा रहे हैं, ताकि हम स्ट्रीम खत्म होने के दौरान एक बार हम देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहला काम ये करिए कि नूरिया जी के चैनल पर जाकर उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, ताकि वो और अच्छे कंटेंट्स जो है एक फीमेल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने लेके आए। आप सबसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप नूरिया जी के चैनल को रिक्वेस्ट करें और एक बार यहाँ पे कंफर्म भी कर दे कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक एक्स मुस्लिम जो इस मोमेंट में अपना योगदान दे रहा है, उन सब का हम सपोर्ट करें। बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। सवाल जी, अभी एक अपडेट आया है कि 2.95 के सब्सक्राइबर है नूरिया जी के। अशोक देवरा जी, मैंने लिंक पिन किया है। उम्मीद है कि आपको वो लिंक दिख रहा होगा, सबसे पहला कमेंट। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 2.97 2.95 या 2.97, बिकॉज एक अपडेट आ रहा है 2.97 है। तो मैं क्या ये समझूं कि 200 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका चैनल? जी, मुझे भी यही लगता है। जी, और नूरिया जी, अभी फिलहाल तो 305 लोग देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर जो है वो तेजी से बढ़ेंगे आज कल या परसों में। जी, बहुत शुक्रिया। एंजल फ्रॉम स्काई जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। आपके लिए मैसेज है, शी इज ब्रेव, वी विल सपोर्ट हर फॉर हर एक्टिविज्म। आपके लिए ये मैसेज है नूरिया जी, बहुत फ्रॉम शुक्रिया एंजल फ्रॉम एंजल स्काई। फ्रॉम स्काई, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। जी, 2.98 के हो चुके हैं आपके सब्सक्राइबर नूरिया जी। ओह, बहुत शुक्रिया। वीडियो चलिए, के अंत नेक्स्ट तक सवाल पहुँच का तो जवाब। जी, आप कुछ कह रही थी, आप नहीं, कहिए। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, सॉरी, मैं कमेंट पढ़ रही थी। और एक मैसेज आपके लिए आया है, अजीज सर ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। नूरिया, यू स्पीक सच अ गुड हिंदी, व्हाई डोंट यू मेक सम ऑफ योर स्ट्रीम इन हिंदी? आई हैव बीन वाचिंग योर इंग्लिश स्ट्रीम व्हिच इज फैबुलस। ओह, थैंक यू सो मच अज़ीज़ मोरानी, एंड ऑनेस्टली यही उम्मीद है कि मैं मेरा एक्चुअली चैनल है उर्दू में, लेकिन अभी मैंने पब्लिसाइज़ नहीं किया। और वही जो मेरे इंग्लिश में वीडियोज़ हैं, पहले मैं कोशिश करूँगी कि उनको ट्रांसलेट करूँ उर्दू में और वही कंटेंट पेश करूँ। और फिर उसके बाद जो ज़्यादा साउथ एशिया डायस्पोरा के लिए स्पेसिफ़िक जो मैसेजेस हैं, वो लाइक स्पेसिफ़िक उर्दू में वीडियोज़ बनाऊँ, और फिर जो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए वीडियोज़ हैं, वो ज़्यादा इंग्लिश में बनाऊँ। लेकिन या यही उम्मीद है, यही प्लान है, सो थैंक यू। जी, अच्छा, मैं आपके चैनल का लिंक मैं फिर से दे देता हूँ। हालांकि मैंने पिन किया है, पता नहीं आप सभी लोगों को पिन कमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। और मैंने नूरिया जी के चैनल का लिंक फिर से शेयर किया है। आवाज आ रही है आपको नूरिया जी मेरी? जी। ठीक है। तो अगला सवाल आपसे ये है, और आपने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन उसको फिर से मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दे कि वर restrictions like hijab ever forced on you? जी। अ, जैसे मैंने कहा था कि फैमिली के मुताबिक से तो कभी मुझे ऐसे इस तरह के चीज़ें नहीं कही गई थी कि यू हैव टू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब नाउ व्हेन यू आर एट दिस एज, या कुछ भी इस तरह। लेकिन क्योंकि मैं सऊदी में रह रही थी, तो इट वाज़ नेचुरल कि यू हैव टू डू इट एनीवे। सो या अबाया और हिजाब तो मतलब लाज़मी थे वैसे भी, जब भी आप घर से बाहर निकलते थे। तो उस लिहाज से जो मेरी जो एडोलेसेंस थी, ज़्यादातर हिजाब में ही गुज़री घर के बाहर, लेकिन वो मेरी फैमिली की वजह से नहीं था। जी, 3K सब्सक्राइबर आपके हो गए। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन नूरिया जी आपको।
थैंक यू सो मच, माशाल्लाह करने का दिल क्या है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से बोल बोल कर आदत हो जाती है। इनफैक्ट कसम मैं से। भी जब कभी बात करता हूँ तो वो बात करते वक्त इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, और अगर छींक आ जाती है तब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल ही जाता है, ये क्योंकि हम यही बचपन मैंने से वही चीज इंशाल्लाह भी, करते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैंने हटा दिया है, माशाल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ़ वो जैसे आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हटता। तो आप शुक्र करते रहती है सबका, और इसके लिए अल्लाह की भी हमद आप बयान करते रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नूरिया जी। व्हाट वर सम ऑफ द रीजंस दैट मेड यू क्वेश्चन योर बिलीफ? Um, जब हाँ, तो दिस इज़ अ बिट लाइक फ़ास्ट फॉरवर्डिंग इनटू माय स्टोरी, लेकिन ऑब्वियसली मेरी शादी हुई थी दुबई में, और फिर जब मैं तलाक लेने की कोशिश कर रही थी, मेरे ऊपर एक हुक्म डाला गया था ताज़ावजिया के नाम से, जो बेसिकली उसका मतलब है कि आप अपने शौहर के घर वापस, वो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं, और आप उस घर से नहीं निकल सकते अपने शौहर की इजाज़त के बगैर। ये कहाँ की तो बात है, सऊदी की या? ये दुबई की बात है। अच्छा, दुबई की, ओके। जी, हम्म। जी। तो जब ये सब सब कुछ चल रहा था, ऑब्वियसली मैंने इस्लाम पे कोई शक नहीं की कभी भी। मुझे बस लगा कि ये सोसाइटल और ये इनके लाइक लीगल मसले हैं। लेकिन इवेंचुअली जब ये सब लड़ के मैं वापस इंग्लैंड आई, तब मैंने बैठ के सोचा कि एक्चुअली ये कैसे हुआ है मेरे साथ, ये उन्होंने किस तरह से ये चीज़ें डाली हैं। और फिर बीच में एक और भी कहानी थी कि जब मैं तलाक लेने की कोशिश कर रही थी और ये हुक्म मेरे ऊपर था, तो उन्होंने एक दूसरा भी मतलब इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, अडल्टरी की या ज़िना की। तो 4 पुलिस ऑफ़िसर्स मेरे घर के सामने आए जब मेरे दोस्त थे घर पे एक दिन। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे घर को भी स्टॉक कर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट स्टॉक कर रहे हैं। तो 4 पुलिस ऑफ़िसर्स आए और कोई औरत नहीं थी। और ये जब सारी बातें, जब मैं ऑब्वियसली सही सलामत यूके में पहुँची, तो तब मैंने सोचा कि ये कहाँ से आता है ये सारा, कि ये 4 पुलिस ऑफ़िसर्स क्यों आए? ऑब्वियसली मुझे पता था कि कुरान में भी 4 विटनेसेस की ज़रूरत होती है जब इन चीज़ों को प्रूव करना पड़ता है। तो जब उन 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 सब ने देखा कि मेरे घर में लोग भरे पड़े हैं, तो बिकॉज़ ऑब्वियसली अरबी भी मेरी, लाइक इट्स नॉट अ फ़ास्ट लैंग्वेज, आई डोंट रियली स्पीक अरबिक वेरी वेल। तो जब मैं पुलिस स्टेशन गई, वो मुझसे मतलब अरबी के कागज़ात साइन करवा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, ये वो। अम, तो ऑब्वियसली उसमें जब आप शॉक में हैं एंड आप ये इस सब लाइक इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अम, तो अभी भी मैं मुसलमान थी, लेकिन वापस आके जब मैंने सोचा और टाइम निकाला और एक्चुअली टेक्स्ट के पास वापस गई कि ये कहाँ से आता है, ये जो इनका शरिया है ये कहाँ से आता है। एंड ऑब्वियसली शरिया कुरान से आता है, तो फिर मैं कुरान के पास गई एंड कुरान कुरान मैंने एक्चुअली इंग्लिश में सही से पढ़ने की कोशिश की। एंड तब एक्चुअली मेरे जो सारे जो डाउट्स थे, सारा जो मुझे साफ-साफ पता चलने लगा कि औरतों की हैसियत क्या है, ये तलाक का हक क्यों आदमियों को सिर्फ़ दिया जाता है, ये सब कुरान से आता है, ये सब कुरान में एक्चुअली कोडिफ़ाइड हुआ है। तो तब मैं उनकी लॉज़ को चेक करने लगी, और इजिप्ट और ये सारे मुल्कों के लॉज़ जो एक्चुअली कुरान से आते हैं। और फिर ऑब्वियसली मैं इतनी हैरान थी कि कुरान में इस लाइक औरतों को इतना दबाया गया है। तो फिर मैं गई हदीथ के पास, क्योंकि मैं मुझे लगता था कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद जो हैं वो ह्यूमैनिटी के एग्ज़ाम्पल हैं। वो जिस तरह से मसले हल करते थे, वो जिस तरह से पेश आते थे, वो सब एक एग्ज़ाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन। सो जब मैं उनकी कहानी, मैंने ज़्यादा गौर किया उनकी शादियों पे, उन्होंने जो कहा है औरतों के बारे में, उनकी जो हरकतें थी, मतलब जंग के बाद जो कैप्टिव्स के साथ होता था, तो ये सब जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मेरे सारे मतलब शक भी नहीं, मतलब मेरा दिल उतर गया था उस इस्लाम से। मुझे बस टाइम लगा कन्फर्म करने के लिए कि ये 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 डेफ़िनिटली सच नहीं हो सकता है। लेकिन पढ़ने के बाद ही फ़ौरन जब मैंने अपनी कहानी देखी कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने वो कनेक्शन, मतलब एक
दोनों चीज़ें जोड़ दी एक साथ, और मुझे लगा कि नहीं, इस्लाम ही मसला है। इस्लाम ही इतना इतना ख़तरनाक आइडियोलॉजी है कि इससे ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। और जहाँ तक मैंने अभी तक सोचा था, समझा था, पढ़ा था, तो वो तो सिर्फ़ इस्लाम की जो फ्लफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें थीं, वो ही थीं। जी। तो एक चीज़ इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, उससे आपने रिलेट किया इस्लाम के टेक्स्ट को, लेकिन क्या आपने ये भी कोशिश करने की कोशिश की कि ये जो डाउट्स है, इसको मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास जाकर इसका कुछ क्लैरिफिकेशन देखूं कि हो सकता है लोग गलत हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो? या ये मैंने सोचा था ज़रूर, क्योंकि ये हमें बार-बार कहा जाता है कि आप शेख से कंसल्ट करें या ये करें, वो करें, जो जिस तरह से आप वो पढ़ रही हैं वो गलत है। लेकिन जब मैंने ऑब्वियसली खुद मुझे लगा कि ये जो पहले जब मैं बचपन में कुरान पढ़ती थी और ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ती थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत मतलब एनिग्मेटिक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुझे मुझे समझ में नहीं आएगा। और फिर लाइक I don't know, लेकिन I think I was reading some very difficult translations उस वक़्त। जब आजकल के ज़माने में, I think मैंने 2018 में अपना रिसर्च शुरू किया था इस्लाम के अंदर से मतलब मैं स्क्रिप्ट लाइक सोर्स पुराने सोर्सेज़ में वापस जाऊँ। लेकिन जस्ट मैं खुद अपने दिमाग से सोचूँ, तो मैंने क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करके वही सोर्सेज़ को देखा। एंड आजकल सारे ट्रांसलेशंस हैं, बहुत सिम्प्लिफाइड ट्रांसलेशंस हैं, और आप कंपैरिजन्स भी कर सकते हैं, लाइक 2-3 ओपिनियंस लेके। तो मैं उसमें मतलब हर दिन, हर शाम वही पढ़ती रही, कंपेयर करती रही। और किसी मौलवी या किसी उसके पास नहीं गई, ऑब्वियसली डिस्कशंस मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से किए थे। और वो जो इस्लाम टीवी, पीस टीवी, ये जो चैनल्स पे ये वही बातें चलती थी, वही सुनती थी मैं। और फिर यूट्यूब जैसे मैंने बहुत देखा, तो दोनों तरफ की बातें मैंने सुनी। और फिर लेकिन एंड में मैं अपने दिमाग पे रिलाई कर रही थी कि ये जो मेरी सोच है, मैंने अगर क्रिटिकल थिंकिंग इस पे अप्लाई किया है, और हदीस भी एक चीज़ कह रही है, कुरान भी एक चीज़ कह रही है, और बाकी के सोर्सेज़ भी यही चीज़ को बैकअप करते हैं, और फिर एविडेंस इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर क्या मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी इमाम या किसी शेख के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि दुबई में भी, सऊदी अरेबिया में भी, ये कैसे बातें को ट्विस्ट करके आपको, ख़ास तौर पे औरतों को बेसिकली ट्रैप करके रखते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें, जब मैं यूएई में थी और मैं तलाक लेने की कोशिश कर रही थी, उससे पहले आपको फैमिली काउंसलिंग आपको लाज़मी सी बात है, आपको अमीराती शेखों के साथ आप फैमिली काउंसलिंग कराते हैं ताकि आप तलाक ना लें और आप किसी भी तरह ये शादी हल करें। तो उसके अंदर भी मैंने देखा कि ये जो असल मज़हबी जो जो लोग थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि जो मैं बातें कर रही थी, कि जो यू नो मेंटल इलनेस की बातें कर रही थी मैं, अब्यूज़ की बातें कर रही थी मैं, ये उन्होंने लिटरली दे कुड ब्रश इट अंडर द कार्पेट सो ईज़िली। और जो उल्टा जो बात हो लाइक मेरे ऊपर डाली जा रही थी कि जैसे इस पे काला जादू हुआ है, या इसके अंदर जिन आया है एंड शी इज़ पोजेस्ड, ये सारी बातें वो मान रहे थे। तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन लोगों की जो मेंटल स्कोप है ना, ये बहुत लिमिटेड है। तो इनके पास मैं क्यों जाऊँ, जब वो कह सकते हैं आपको कि दरबा का मतलब बीट नहीं है, कुछ और है, बस हुँ। वो आपको मना रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा दिल उतर गया था उनसे और उनकी अथॉरिटी पे, और या अच्छा नूरिया जी, क्या हम ये जान सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगा आपको, यानी जब आप कोई चीज़ का मुताला करते हो, आई मीन व्हाट यू से, आप उसको पूरा गहराई से आप देखते हो। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? जी। जी। मुझे आ रही तो मैं है। जी, जी। तो मैं ये हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना वक़्त लगा जब आपने ये मुताला शुरू किया, डीप डाइव आपने किया है टेक्स्ट को लेके, कुरान को लेके, फिर आपने हदीसों का मुताला किया। तो कितना वक़्त आपको लगा इन चीज़ों को समझने के लिए?
काफ़ी देर लगा। आई थिंक मैं तकरीबन 1.5 साल तक अपने घर में रही और उठती थी सिर्फ पढ़ने के लिए और सोती थी सिर्फ ताकि मैं दूसरे दिन उठ के पढूँ। तो काफ़ी टाइम लगा है। मैं आई थिंक किसी से बात किए बगैर इन चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब कुरान के सोर्सेज़ और हदीस के सोर्सेज़ कंपेयर करती थी और फिर मैंने आई थिंक मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, XMNA, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्चुअली खुलेआम बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। तो ये एक्चुअली मेरा पहला एक्सपोज़र था। तो फिर मैंने उनकी बातें मतलब पे गौर की एंड मैं हैरान थी कि एक्चुअली लोग बोल रहे हैं और उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर जब वो भी वही बातें कह रहे थे जो एक्चुअली मेरे कंक्लूजन्स थे। और फिर जब मैं रिसर्च के दरमियान में जो एक्चुअल नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स पे गई एंड मैं सुनना चाह रही थी कि लोग कहते हैं हमें कि हमें अगर आप जब तक आप अरबी नहीं समझोगे या पढ़ोगे या एंड फिर भी नो मॉडर्न क्लासिकल अरबिक भी नहीं, जब तक आप क्लासिकल अरबिक नहीं पढ़ोगे या समझोगे आपको कभी कुरान के मायने या एक्चुअली कुरान का जो सही मैसेज है वो नहीं आएगा। तो जो मेरे कंक्लूजन्स थे बस एक्चुअली अपना खुद दिमाग लगा के और ये सब पढ़ के और ये नेटिव अरबिक स्पीकर्स जब वही बातें कर रहे थे जो ये XMNA वाले कर रहे थे जो मैं सोच रही थी, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा वो लाइक आई मीन रीअश्योरेंस मिला कि मैं एक्चुअली क्रेजी नहीं हूँ और ये दिस इज एक्चुअली आई शुड जस्ट आई मे बी कैन टेक इट एट फेस वैल्यू एंड ये इट डजंट मीन कि मुझे शेख के पास जाना है या मौलवी के पास जाना है। ये शायद एक्चुअली यही कह रहा है जो मैं सोचती हूँ कि ये कह रहा है। एंड या लेकिन आई थिंक तकरीबन 1.5 या 2 साल तक मैं इस जर्नी में मतलब और गहराई में जाती रही जब तक एक दिन मैं उठ के आई वाज लाइक अब नहीं, इस्लाम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मैं एक्चुअली इस चीज़ से डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ। इसका मुसलमान का लेबल नहीं चाहती अब। इस आइडियोलॉजी में इतनी गंदगी है कि इससे मैं किसी भी तरीके से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। सभी जी म्यूट था ना? यस। ओके, थैंक्स अ लॉट सुबुल। सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 422 लोग हमें देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर ले और शेयर कर दे ताकि जो 418 या 420 व्यूअर्स देख रहे हैं वो कम से कम 500, 600, 700 क्रॉस हो जाए। बड़ी ही यानी दर्दनाक जो दास्तान है नूरिया जी की वो हमको अब तक सुनने मिली है। हम और भी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दे। एक अपडेट नूरिया जी ये है कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर 3.3 के हो चुके हैं। मैं फिर से थैंक एक यू। बार जी मैं फिर से एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और पिन भी किया है कमेंट, लेकिन जितने नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं फिर से कमेंट में नूरिया जी के चैनल का लिंक शेयर कर दिया है मैंने। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नूरिया जी के चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो फीमेल एक्स मुस्लिम्स है उनसे एक अलग पर्सपेक्टिव से हमें इस्लाम को समझने में आसानी होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नूरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुक्रिया साहिल और बहुत शुक्रिया आप सबका जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। जी जी। 1 मिनट।